टेंथ क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। तो उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे बागानों में स्वराज। तत्कालीन मजदूरों की महात्मा गांधी की विचारों और स्वराज की अवधारणा के संबंध में अपनी ही धारणा थी। असम के बागान मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का आशय यह था कि जब चाहे उस चार दीवारी से बाहर जा सकते हैं जिसमें उन्हें बंद करके रखा गया था। उनके लिए स्वतंत्रता का आशय था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। बच्चों, वो आज़ाद होने का मतलब क्या समझते थे कि जहां वो लोग बंद हैं चार दीवारी में, वो उससे बाहर जा सकते हैं और वो अपने गांव से संपर्क बना सकते हैं, यानी उन्हें आने जाने में रोक टोक नहीं होगी। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। मतलब जो वहाँ काम करते थे उनको बिना परमिशन के नहीं जाने दिया जाता था, और वह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों के लिए अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं में और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालना था। उनके लिए यह एक ऐसे युग की स्थापना होता क्या था जब सारे कष्ट को, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वराज की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित था। बच्चों, गोरखपुर स्थित चौरा चौरी में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। बच्चों, फिर देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, ठीक है। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया। गांधी जी को ऐसे आभास होने लगा था कि असहयोग आंदोलन धीरे धीरे हिंसा की ओर प्रवृत्त होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे नेता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदों लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदी राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1926 से कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगीं और 1930 के पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादकों की मांग गिरी और निर्यात लगा तो किसानों को अपनी
उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 में 30 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवाद आंदोलन जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देते थे कि आयोग में एक ऐसी भारतीय सदस्य नहीं था। सारे अंग्रेज। और 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमेज सा ऐलान कर दिया था। उन्होंने इस बारे में कोई संभव सीमा भी नहीं बताई बच्चों। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और भव्य मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जाता है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। औपचारिक रूप से मान लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए बच्चों संघर्ष की शपथ लेते, किंतु इस उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। महात्मा गांधी जी ने को अब स्वतंत्रता के रूप अमूर्त विचार को रोजमर्रा के जीवन से ठोस मुद्दे जोड़ने के लिए किसी अन्य मार्ग का अन्वेषण करना था बच्चों। यहाँ देखो, इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1831 में। महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बाएं, जवाहरलाल नेहरू सबसे दाएं और सुभाष चंद्र बोस बाएं से पांचवें को भी देख सकते हैं बच्चों। इसमें ये बैठक हुई है जहां आपको इसमें सभी लोगों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। नमक यात्रा, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों। महात्मा गांधी को देश को एकजुट करने के लिए नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ा। महात्मा गांधी 1930 में वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें कुछ सामान्य मांगी थी, जबकि कुछ मांगें देश के किसानों एवं उद्योगपतियों की संरक्षण से जुड़ी हुई थी। इन 11 मांगों के माध्यम से गांधी जी देश के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, जिससे देश के सभी लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन में समर्थन हासिल किया जा सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। बच्चों, नमक सभी जानते हैं, सभी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी को आंदोलन का रूप बनाया गया जो सबसे शक्तिशाली माना गया था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सभी सरकारी इजारदेदारी महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे नमक दमनकारी पहलू बताया था। नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए। महात्मा गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे।
फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम में 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होती थी। गांधी जी की टोली 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय करती थी। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी कांग्रेस अंग्रेजों का कहा न माने। बच्चों 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था बच्चों। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। बच्चों, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन कर आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों में पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थान जंगल रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। लकड़ी बीनने और मवेशियों के चराने आरक्षित वनों में घुसने लगे। बच्चों, इस घटनाओं में चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं का गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों की पुलिस मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक बार फिर से गठबंधन की गोलियों का सामना करना पड़ा और सड़कों पर उतर आए बहुत सारे लोग। बच्चों, मारे गए महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवन, अदालत और रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। बच्चों, सत्याग्रहियों पर हमला करती पुलिस, इसमें एक चित्र दिखाया गया है बच्चों, जो सत्याग्रही पर हमला कर रही है। ये जो हमला है पुलिस द्वारा किया जा रहा है बच्चों। फिर महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को हिरासत रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराशा वापस लेकर लौटना पड़ा। बच्चों, वहां आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खान को जवाहरलाल नेहरू ने दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। बच्चों, सभाओं, प्रदर्शन और बहिष्कार जैसी गतिविधियां को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया। बच्चों, यह आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला, किंतु सन 1934 तक आते आते इसकी गति धीमी पड़ने लगी। लोगों ने आंदोलन कैसे लिया? गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे गांव के संबंध में किसान समुदाय सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय है। वे लोग व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार मंदी, गिरती और कीमतों से बहुत परेशान थे।
परेशानी का कारण यह भी था कि जब उनकी नगद आय समाप्त होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना कठिन हो गया। बच्चों, क्या है परेशानी के कारण? उनकी नगद आय समाप्त होने लगी, ठीक है, तो उन्हें सरकारी लगान चुकाना कठिन होने लगा। सरकार लगान कम करने की तैयार नहीं थी, यानी जो सरकार ने टैक्स लगाया था उसको कम नहीं करना चाहती थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन 1831 में लगानों के घटे आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उसमें बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से तो बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। बच्चों, वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों की जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिटी के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के भय से बच्चों कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कांग्रेस और उद्योगपतियों ने बड़े पैमाने पर लाभार्जन किया था और वे आर्थिक रूप से सक्षम बन चुके थे। इस वर्ग ने अपने व्यवसाय के प्रसार के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक गतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में बच्चों रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं की आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिसमें आयात में कमी आई। बच्चों, व्यावसायिक हिस्सों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जी.टी. बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। बच्चों, और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को सहायता दी और आयातित वस्तुओं के खरीदने पर या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज की एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियों थी होगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन के खिलाफत के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था कि वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक क्रमिक श्रमिक वर्ग में सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया था। जैसे उद्योग कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगते थे। फिर भी बच्चों, कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने वस्तुओं के बहिष्कार जैसे गांधीवादी विचारों को, कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों को, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल, 1930 में छोटा नागपुर के टीन खाने के 1000 मजदूरों ने गादी टोपी पहनकर रैलियों में मजदूरों की मांग की सहमति में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकत में फूट पड़ेगी। लेकिन बच्चों, सिविल नाफरमानी आंदोलनों में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया।
कांग्रेस संपर्क सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों ने उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों में पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों में राष्ट्र की सेवा का अपना पवित्र दायित्व दिखाने के लिए था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला है। बच्चों, गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका निर्वाह करना और औरतों का असली कर्तव्य है। कांग्रेस संगठन में लंबे समय तक कोई भी महत्वपूर्ण पद महिलाओं को देने में संकोच करती रही। यही कारण है कि कांग्रेस की उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही रुचि थी। बच्चों देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई हैं। इस चित्र में आप बच्चों को गोद में लिए हुए बहुत सारी ज़्यादा उम्र वाली औरतें और माँओं को भी जुलूस में देख सकते हैं। बच्चों, सविनय अवज्ञा की सीमाएं, इसकी क्या सीमा थी, इसके क्या कानून थे? बच्चों, देश के सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा में प्रभावित नहीं थे। इस तरह एक ही समूह राष्ट्र के अछूते का था। वर्ष 1930 के बाद यह वर्ग स्वयं को दलित और या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी, सवर्ण, हिंदू, सनातन पद्धतियों में से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने मजदूरों को हरिजन, सार्वजनिक तालाब, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप सॉरी बच्चों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से यही रुक गया था। वीडियो फिर से देखिए। समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने के लिए उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वह विधायी परिषदों के लिए चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि अपंगत केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती और उसके संगठन काफ़ी मजबूत थे। बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो आमरण अनशन पर बैठ गया। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था में समाज की उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली। बच्चों, सितंबर 1932 में पूना एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचित क्षेत्र में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन नेतृत्व चल रहे आंदोलन की शंका की दृष्टि से ही देखता था। बच्चों, भारत में कुछ मुस्लिम वर्ग राजनीतिक संगठनों में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। बच्चों, असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के कारण मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक में मध्य कांग्रेस हिंदू
महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों में काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे बच्चों। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव होते गए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया। बच्चों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक बार फिर गठबंधन की और 1827 में इस संभावना की नजर आई कि कांग्रेस में एकता स्थापित हो जाएगी। उस समय मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर मुस्लिम नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का विचार था कि केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं। मुस्लिम बहुत प्रांतों बंगाल और पंजाब मुसलमानों की जनसंख्या बहुत प्रतिनिधित्व जाए तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन हिंदू महासभा के जैकरनी समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम शुरू कर दी, जिनमें से इस मुद्दे समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। उस समय समुदायी संदेह और अंधविश्वास का माहौल बना हुआ था बच्चों। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में हैसियत को लेकर चिंता जताते रहे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। बच्चों, आज हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर हम पढ़ेंगे अपने सामूहिक अपनेपन का भाव। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए जाएंगे।